नमस्कार बच्चों, NCERT मैथ्स क्लास 12 में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक फलन प्रारंभ करने जा रहे हैं। फलन एक विशेष प्रकार का संबंध ही होता है। एक समुच्चय A से B में परिभाषित एक संबंध फलन होता है यदि A का प्रत्येक अवयव B के एक विशेष अवयव से संबंध हो। यदि R एक समुच्चय A से B में संबंध हो तो हो सकता है कि A का कोई अवयव B के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो सकता है A का कोई अवयव B के एक से अधिक अवयव से संबंधित हो सकता है B का कोई अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो। परंतु यदि R समुच्चय A से B में एक ऐसा संबंध हो कि A का प्रत्येक अवयव B के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो तथा A का कोई एक अवयव B के केवल एक अवयव से संबंधित हो तो ऐसे संबंध को समुच्चय A से B में फलन कहा जाता है। अतः प्रत्येक फलन जो है वो एक संबंध होता है, लेकिन प्रत्येक संबंध का एक फलन होना आवश्यक नहीं है। अर्थात यदि किसी समुच्चय A का प्रत्येक अवयव किसी नियम F के द्वारा समुच्चय B के एक अद्वितीय अवयव से संबंध होता है तो ऐसे नियम F को समुच्चय A से B में एक फलन या प्रतिचित्रण कहते हैं। या यूँ भी कह सकते हैं, किसी समुच्चय A से B में परिभाषित फलन या प्रतिचित्रण एक ऐसा नियम या संगतता है जिसके अंतर्गत A का प्रत्येक अवयव B के अद्वितीय अवयव से संबंध होता है। इसे प्रतीकात्मक रूप में FA टेंड्स टू B इस प्रकार लिखा जाता है, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं A to B F, अर्थात F सच दैट A to B ऐसे प्रतीक रूप में लिखा जाता है। यदि समुच्चय A के अवयव A का संबंध समुच्चय B के अवयव B से संबंध होता है तो B को A का प्रतिबिंब कहते हैं। B को A का प्रतिबिंब कहा जाता है। B को A का प्रतिबिंब कहा जाता है या A पर फलन का मान कहा जाता है। इसी प्रकार अवयव A जो है, A को B का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। या A को B का प्रतिलोम अवयव भी कहते हैं। इसे A बराबर F इनवर्स B से निरूपित करते हैं। A बराबर F इनवर्स B से निरूपित करते हैं, अर्थात B की पूर्व इमेज है, प्री इमेज है। संबंध को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में भी व्यक्त करते हैं। समुच्चय A से B में परिभाषित फलन F A क्रॉस B का एक ऐसा उपसमुच्चय है जिसमें क्रमित युग्म का प्रथम अवयव A का अवयव तथा द्वितीय अवयव प्रथम अवयव का प्रतिबिंब हो। अर्थात F बराबर AFA, जहाँ A एलिमेंट ऑफ A और FA एलिमेंट ऑफ B होता है। इस प्रकार F के क्रमित युग्मों के समुच्चय के लिए निम्न विशेषताएं आसानी से देखी जा सकती है कि फलन जो है A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय होता है तथा समुच्चय A का प्रत्येक अवयव किसी न किसी क्रमित युग्म का प्रथम घटक अवश्य होता है तथा किन्हीं दो क्रमित युग्मों का
प्रथम घटक समान नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा फलन को समझते हैं। जैसे एक समुच्चय A है जिसमें अवयव हैं A B C D तथा दूसरा समुच्चय है B जिसमें अवयव है 1 2 3 4 और 5। एक फलन मैंने F1 लिखा है, इसका क्रमिक युग्म है A1 B2 C3 और D4। ABCD प्रथम समुच्चय जो उसमें ABCD 4 एलिमेंट हैं, चारों के चारों इनके क्रमिक युग्मों में आ रहे हैं। देखो A B C और D। ये कह रहा था कि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव किसी न किसी क्रमिक युग्म का प्रथम अवयव अवश्य होता है। तो देखो क्रमिक युग्म का प्रथम अवयव जो है वो A का समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट आया है। दूसरी, किन्हीं दो क्रमिक युग्मों का प्रथम घटक समान नहीं हो सकता। तो किन्हीं दो क्रमिक युग्मों के अंदर देखो प्रथम घटक समान नहीं है, अतः ये फलन होगा। और इसी प्रकार जो मैंने प्रतिचित्रण बनाया उससे देखते हैं। समुच्चय A का एलिमेंट जो है A 1 से जुड़ा है, B 2 से जुड़ा है, C 3 से जुड़ा है, D 4 से जुड़ा है। अर्थात A के सारे एलिमेंट जो हैं वो B के अद्वितीय अवयव से जुड़े हुए हैं, एक और केवल एक एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, अतः यह एक फलन होगा। क्योंकि फलन की परिभाषा ये कहती है कि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव B के अद्वितीय अवयव से जुड़ा हो। ऐसा ना हो कि अवयव A की दो इमेज आ जाए, A जो 1 से भी जुड़ा हो और A 2 से भी जुड़ा हो, तो वो फलन नहीं रहेगा। अर्थात इसके एक अवयव की इसमें एक ही इमेज होनी चाहिए, तभी यह फलन होता है। इसी प्रकार हम इसके कुछ एग्जाम्पल और पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक संबंध F2 मैंने लिखा है, ये क्या फलन है या नहीं देखते हैं। तो इसके क्रमिक युग्मों में देखें A2 B2 C2 और D2। अर्थात समुच्चय A के सारे एलिमेंट आए हैं A B C और D, अर्थात प्रत्येक का इमेज आ रही है और किन्हीं दो क्रमिक युग्मों में प्रथम अवयव समान नहीं है, तो यह भी फलन होगा। अगर चित्र के द्वारा देखा जाए तो A की एक इमेज 2 है, B की एक इमेज 2 है, C की एक इमेज 2 है और D की एक इमेज 2 है, अतः यह एक फलन होगा। क्योंकि A के प्रत्येक अवयव का B में अद्वितीय अवयव से संबंध होना चाहिए। तो FA का मान, FB का मान, FC का मान, FD का मान समान तो है, परंतु अद्वितीय इमेज है। प्रत्येक अवयव जो है वो एक अद्वितीय अवयव से जुड़ा हुआ है, अतः यह भी एक फलन होगा। नेक्स्ट हम संबंध F3 देखते हैं। इसमें दिया है A1 B2 C3 और D3। इसके अंदर देखो क्रमिक युग्मों का पहला एलिमेंट A B C D, प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी क्रमिक युग्म में आया है। तथा दूसरी चीज़ ये देखें कि किन्हीं दो क्रमिक युग्मों में प्रथम अवयव समान है, प्रथम अवयव समान नहीं है, अतः ये फलन होगा। इसी प्रकार चित्र के द्वारा देखें तो A की एक इमेज 1 है, B की एक इमेज 2 है, C की एक इमेज 3 है और D की एक ही इमेज 3 है। अर्थात समुच्चय A का प्रत्येक एलिमेंट जो है B के अद्वितीय अवयव से जुड़ा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि A की एक इमेज 1 है और एक इमेज 2 है, यानी A के किसी अवयव की दो इमेज नहीं है, दो प्रतिबिंब नहीं है, अतः यह एक फलन है। इसी प्रकार संबंध F4 की बात करें। इसमें दिया है A1 B2 और C3। इसको देखा जाए तो इसमें देखो समुच्चय A का A एलिमेंट आया है, B एलिमेंट आया है, C एलिमेंट आया है, D एलिमेंट ऑफ A है, परंतु वो क्रमिक युग्म के अंदर नहीं आया, अतः फलन नहीं होगा। क्योंकि अवयव D जो है उसका फलन का मान क्या होगा ये हमें पता नहीं है। अतः चित्र के द्वारा देखा जाए
तो इसमें ए का प्रतिबिंब 1 है, बी का प्रतिबिंब 2 है, सी का प्रतिबिंब 3 है, परंतु इस अवयव डी का कोई प्रतिबिंब नहीं है, अतः ये फलन नहीं होगा। यानी प्रत्येक अवयव जुड़ा होना चाहिए, यानी ए का प्रत्येक अवयव जो है वो बी के किसी न किसी अवयव से जुड़ा होना चाहिए, और वो भी एक से ही जुड़ा होना चाहिए, तभी यह फलन होगा। तो यह फलन नहीं होगा। नेक्स्ट देखा जाए 5 नंबर संबंध की बात करें, क्या यह फलन है। इसमें देखो A1 B2 C3 और D4 C4, इसके अंदर भी D एलिमेंट ऑफ A है, D समुच्चय A के अंदर है, परंतु कर्मित युग्मों में नहीं आया, अतः यह फलन नहीं होगा। किन्हीं दो कर्मित युग्मों का प्रथम अवयव समान नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ प्रथम अवयव दोनों समान आ रहे हैं, दो कर्मित युग्मों के अंदर प्रथम अवयव समान है, इसी प्रकार भी यह फलन नहीं होगा। और इसमें D एलिमेंट भी जुड़ा हुआ नहीं है, तो भी यह फलन नहीं है। इसके दो कारण हो गए। देखो समुच्चय A का एलिमेंट A की एक इमेज 1 है, B की एक इमेज 2 है, और C की 2 इमेज आ गई, यानी फलन का C पर मान 3 भी बता रहा है और C पर मान 4 भी बता रहा है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि C अवयव जो है वो एक ही से जुड़ा होना चाहिए, यानी A का प्रत्येक अवयव B के एक और केवल एक अवयव से जुड़ा होना चाहिए, तो ये फलन नहीं होगा। और ये कारण भी है क्योंकि D जो इसमें खाली पड़ा है, D का इसके किसी अवयव से संबंध नहीं है, तो ये फलन नहीं होगा। इसी प्रकार मान लो D यहाँ से जुड़ा होता, 5 से जुड़ा होता, तो भी ये फलन नहीं होता, क्योंकि C की 2 इमेज आ रही है, इसलिए यह एक फलन नहीं है। अर्थात फलन होने के लिए समुच्चय A का प्रत्येक अवयव B के किसी न किसी अवयव से जुड़ा होना चाहिए, और वो भी एक ही अवयव से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 2 अवयव से जुड़ा हो, तभी एक फलन होगा। नेक्स्ट हम फलन के प्रांत, सहप्रांत और परिसर की चर्चा करते हैं। यदि f समुच्चय A से B में परिभाषित कोई फलन है, तो समुच्चय A को फलन f का प्रांत कहते हैं और समुच्चय B को फलन f का सहप्रांत कहते हैं। इसी प्रकार समुच्चय B के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय A के अवयवों के प्रतिबिंब है, फलन f का परिसर कहलाता है। इसे fa से प्रदर्शित किया जाता है, f कैपिटल A बराबर f स्मॉल a सच दैट A एलिमेंट ऑफ A। अर्थात इस प्रकार हो कि ये समुच्चय A है और ये समुच्चय B है, तो A से B में फलन है, तो समुच्चय A जो है वो प्रांत कहलाएगा, समुच्चय B जो है वह सहप्रांत कहलाएगा। और वो एलिमेंट, जैसे ये A के अंदर मान लो 3 एलिमेंट हैं, ये B के अंदर 4 एलिमेंट हैं, ये 3 एलिमेंट मान लो जुड़े हुए हैं इससे, है ना, तो ये 3 एलिमेंटों का जो समुच्चय होगा, एलिमेंट्स का समुच्चय जो होगा वो इसका परिसर कहलाएगा। क्योंकि परिसर जो है वो सहप्रांत का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। देखो परिसर इतना 3 एलिमेंट का आया है और प्रांत में चौथा एलिमेंट भी है, अर्थात परिसर जो है वो सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है। अर्थात fa इज द सबसेट ऑफ B। नेक्स्ट हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, माना एक फलन f a टू b इस प्रकार है कि f बराबर a1 b2 c3 d4। यहाँ समुच्चय a है a b c d और b है 1 2 3 4 5 का। तो फलन f का प्रांत क्या होगा? फलन f का प्रांत क्या होता है? समुच्चय a होता है। समुच्चय a जो है वो फलन f का, समुच्चय a फलन f का प्रांत होता है, समुच्चय b फलन f का सहप्रांत होता है। अर्थात प्रांत के अंदर a b c d 4 एलिमेंट और सहप्रांत के अंदर 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट होंगे, ये फलन का सहप्रांत है। और परिसर क्या होता है? वो एलिमेंट जो इनसे जुड़े हुए हैं। कर्मित युग्मों का जो दूसरा एलिमेंट है 1 2 और 3 और 4, ये क्या होगा? परिसर होगा। कर्मित युग्मों के अंदर जो द्वितीय एलिमेंट है उनका जो समुच्चय होगा वह क्या होगा?
परिसर होगा, तो अर्थात परिसर के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट आएंगे जो बी के सबसेट होगा। अर्थात परिसर जो है वो सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है। नेक्स्ट हम अति महत्वपूर्ण टॉपिक फलनों के प्रकार की बात करते हैं। फलनों के प्रकार के अंदर पहला प्रकार जो है वो एकीकी फलन है। इसको अंग्रेजी के अंदर वन वन फंक्शन कहते हैं। वन वन का मतलब एक एक से जुड़ा हो। समुच्चय ए से बी में परिभाषित फलन एकीकी या वन वन कहलाता है यदि समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयवों के बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हों। चित्र में देखें आप, जैसे समुच्चय ए के अंदर ए बी सी डी एलिमेंट हैं और बी के अंदर 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट हैं, तो ए 1 से जुड़ा है, बी 2 से जुड़ा है, सी 3 से जुड़ा है और डी 4 से जुड़ा है। यानी प्रत्येक एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो यह संबंध जो है वो वन वन कहलाएगा। वन वन नाम से ही पता चल रहा है कि एक एक से जुड़ा हो तभी एकीकी या वन वन होता है। और इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं अपने, जैसे ए और बी दो एलिमेंट अगर बराबर नहीं है तो उनका प्रतिबिंब भी बराबर नहीं होगा। जैसे ए और बी दोनों बराबर नहीं है तो उनका प्रतिबिंब भी बराबर नहीं है। जैसे एफ ए का मान 1 है, एफ बी का मान 2 है, अर्थात प्रत्येक अवयव की इमेज अलग अलग होगी। ए और बी बराबर नहीं है तो एफ ए और एफ बी बराबर नहीं होगा। फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ ए, यदि एफ ए और एफ बी बराबर है, अगर इमेज बराबर है तो क्या होगा, वो अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये अपने काम में लेंगे। एफ ए बराबर एफ बी है, देन ए बराबर बी आना चाहिए फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ ए, तब फलन जो है वो एकीकी होगा यानी वन वन होगा। नेक्स्ट, यदि फलन एकीकी नहीं है तो वह फलन बहुएकी होगा। तो बहुएकी फलन पढ़ते हैं। समुच्चय ए से बी में परिभाषित फलन एफ बहुएकी कहलाता है यदि समुच्चय ए के 2 या 2 से अधिक अवयवों का बी में एक ही प्रतिबिंब हो। अर्थात ए के 2 अवयव या 2 से ज़्यादा अवयव बी के एक अवयव से जुड़े हों। जैसे यहाँ देखो बी और सी 2 अवयव जो है वो सी के बी के एक अवयव 3 से जुड़े हुए हैं। अर्थात 2 या 2 से अधिक अवयव एक अवयव से जुड़े हुए हैं, तो वह क्या होगा, बहुएकी फलन होगा। चेक करने का तरीका ये है कि ए और बी दोनों बराबर नहीं है। यहाँ देखो बी और सी बराबर नहीं है, परंतु दोनों का प्रतिबिंब क्या है, 3 है, बराबर आ गया। ए और बी बराबर नहीं है परंतु प्रतिबिंब बराबर हैं, तो वह फलन क्या होगा, बहुएकी होगा। इस प्रकार बी और सी जो हैं वो दोनों 1 से जुड़े हुए हैं 3 से, तो फलन क्या होगा, बहुएकी होगा। अतः हम कह सकते हैं जो फलन एकीकी नहीं है वह फलन बहुएकी होगा। नेक्स्ट हम आच्छादक फलन पढ़ते हैं। आच्छादक यानी ऑनटू फंक्शन। समुच्चय ए से बी में परिभाषित फलन एफ आच्छादक कहलाता है यदि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव का ए में कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि बी का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो ए से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा ना बी के अंदर कोई अवयव जो खाली नहीं होना चाहिए, ये होता है। जैसे इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, चारों जो है बी के किसी न किसी अवयव, ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। अर्थात बी के सारे एलिमेंट जो हैं वो ए से जुड़े हुए हैं। अतः फलन का जो परिसर है वो सहप्रांत के बराबर हो गया। ये फलन का परिसर है और यही इसका सहप्रांत है, तो फलन क्या होगा, आच्छादक कहलाएगा। अंग्रेजी के अंदर इसको ऑनटू फंक्शन बोलते हैं। अर्थात समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव जो है वो ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। अर्थात परिसर जो है वो सहप्रांत के बराबर होगा, तो फलन जो है वो आच्छादक कहलाएगा। इसको चेक करने का एक तरीका और होता है जो अपने प्रश्न के अंदर यूज करेंगे। फॉर ऑल वाई एलिमेंट ऑफ बी, यानी बी का प्रत्येक अवयव जो है इस प्रकार होना चाहिए कि एग्जिस्ट ए एलिमेंट ऑफ ए में कम से कम एक ऐसा अवयव विद्यमान हो जिसके लिए एफ ए बराबर बी आ जाए, जिसके लिए एफ ए बराबर बी आ जाए। अर्थात प्रत्येक अवयव की पूर्व इमेज यानी प्री इमेज जो है वो विद्यमान होती है,
तो फलन जो है वो आच्छादक कहलाएगा। यदि कोई फलन आच्छादक नहीं है तो वह फलन अंतर्क्षेपी कहलाता है। समुच्चय ए से बी में परिभाषित फलन अंतर्क्षेपी कहलाता है यदि बी में कम से कम एक ऐसा अवयव विद्यमान हो जिसका ए में कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान न हो, अर्थात बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट, इस तरह दिख रहा है आपको, बी में कम से कम एक एलिमेंट, जैसे यहाँ 5 पड़ा है, 5 का कोई पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं है, यानी 5 इसके किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। अर्थात अंतर्क्षेपी में ये होता है कि कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसका ए के किसी अवयव से संबंध नहीं हो, तो वह फलन अंतर्क्षेपी कहलाता है। अर्थात फलन का परिसर जो है, देखो फलन का परिसर ये हुआ और सह प्रांत के अंदर 5 भी है, अर्थात फलन का परिसर जो वो सह प्रांत के बराबर नहीं होगा तो फलन अंतर्क्षेपी कहलाएगा। अर्थात बी में कम से कम एक एलिमेंट जो है वो ए से नहीं जुड़ा होगा तो फलन अंतर्क्षेपी होगा। आच्छादक नहीं है तो अंतर्क्षेपी होगा। पुनः एक बार देखें, अगर फलन एकीकी नहीं है तो बहुएकी होगा, इसी प्रकार फलन आच्छादक नहीं है तो अंतर्क्षेपी होगा। नेक्स्ट हम फलनों के प्रकार को समझने के लिए एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ आर टू आर एफ एक्स बराबर 2x - 3 एक एकीकी आच्छादक फलन है। चूँकि यहाँ हमें फलन दिया है एफ आर टू आर, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या में एक फलन है जो इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर 2x - 3। इसको हमें एकीकी और आच्छादक सिद्ध करना है। इसके लिए मैं आपको चित्र के द्वारा समझाता हूँ। जैसे ये समुच्चय R है, ये समुच्चय R है, एक फलन f जो है वो R से R में है, तो यह फलन एकीकी है या बहुएकी है चेक करते हैं। चूँकि हमें fx बराबर इसमें दिया है 2x - 3 ये दिया हुआ है। यहाँ सबसे पहले 0 के लिए चेक करें। अगर x के स्थान पे हम 0 रखते हैं, x के स्थान पे हम 0 रखते हैं तो हमें -3 मान प्राप्त होगा, अर्थात 0 का संबंध जो है वो -3 से होगा। इसी प्रकार x के स्थान पे 1 रखते हैं तो 2 गुणा 1 2 2 - 3 -1 प्राप्त होगा। अगर हम इसके स्थान पे 2 रखते हैं तो 2 दूए 4 - 3 1 प्राप्त होगा। अगर -1 रखते हैं तो -2 और -3 -5 प्राप्त होगा। अगर यहाँ -2 रखते हैं तो -4 और -3 -7 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 1.2 रखते हैं तो माइनस का 0.6 आएगा। माइनस का 2.5 रखते हैं तो माइनस का 8 आएगा। अगर √3 रखते हैं, ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं, इधर भी वास्तविक संख्याएं हैं। अगर √3 रखते हैं तो 2√3 - 3 ये प्राप्त हो जाएगा। अगर √5 रखते हैं तो 2√5 - 3 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हमें ये पता लग रहा है कि प्रत्येक संख्या के लिए अलग अलग प्रतिबिंब आ रहे हैं। अगर भिन्न भिन्न संख्याओं का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होता है तो वह फलन एकीकी होता है, ऐसा हमने पढ़ा था। अर्थात प्रत्येक के लिए अलग अलग प्रतिबिंब आ रहा है तो फलन एकीकी होगा। और इसको हमें लिखना कैसे है वो देखते हैं। माना ए बी एलिमेंट ऑफ आर, प्रांत का लेते हैं। हमें लिखना ऐसे है, वो समझाने के लिए बताया था मैंने केवल। ए बी एलिमेंट ऑफ आर इस प्रकार है कि एफ ए बराबर एफ बी है। एफ ए के बराबर हमने एफ बी ले लिया। अब हमें ए बराबर बी सिद्ध करना है जिससे ये एकीकी हो जाएगा। एफ ए ज्ञात करने के लिए यहाँ x के स्थान पे a रखेंगे तो 2a - 3। एफ बी ज्ञात करने के लिए यहाँ b रखेंगे तो 2b - 3। यहाँ -3 से -3 कट जाएगा तो अपने पास बचेगा 2a बराबर 2b। दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे तो a बराबर b आ गया। इस प्रकार हमारे पास ये प्राप्त हो गया।
इस प्रकार हमने एफ ए बराबर एफ बी लेकर चले थे और इससे हमारे पास ए बराबर बी प्राप्त हो गया फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ आर। अतः फलन जो है वो एक ही की होगा। यदि उनकी इमेज बराबर है तो वो अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः यह फलन एक ही की होगा। अतः फलन एक ही की होगा। नेक्स्ट हम इसका आच्छादक और अंतर्क्षेपी चेक करते हैं। उसके लिए भी मैं आपको एक चित्र के द्वारा बताता हूँ। ये रफ वर्क है बेटा, जो चित्र के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये है अपने पास, यहाँ हमारे पास संबंध एफ एक्स बराबर क्या है, 2x - 3 है। यदि हम एफ एक्स को y लिख दें तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2x - 3। यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लें तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा y + 3/2। x के बराबर y + 3/2 प्राप्त हो गया। अर्थात y जो है वो सप्रांत का है और x जो है वो प्रांत का है। ये प्रांत है और इधर बड़ा सप्रांत है। दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें मैंने वास्तविक संख्याएं लिखी हैं कुछ। तो प्रत्येक सप्रांत के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, ये चेक करते हैं अपने। तो जैसे -3 के लिए बात करें, जैसे यहाँ -3 रखेंगे तो -3 + 3 0 हो गया। 0 में 2 का भाग देंगे 0 आ जाएगा। इसका मतलब 0 का संबंध -3 से होगा, अर्थात -3 का पूर्व प्रतिबिंब 0 होगा। इसी प्रकार अगर -1 रखेंगे तो -1 + 3 2/2 यानी 1 आएगा। -1 का पूर्व प्रतिबिंब 1 होगा। इसी प्रकार अगर 1 रखते हैं तो 1 + 3/2 4/2 2 आएगा, अर्थात इस 1 का पूर्व प्रतिबिंब जो है वो 2 होगा। इसी प्रकार -5 के लिए ज्ञात करते हैं तो -5 + 3/2 -2/2 -1 आएगा, यानी -5 का पूर्व प्रतिबिंब -1 होगा। इस प्रकार R के प्रत्येक अवयव का जो है इसमें पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। -7 का पूर्व प्रतिबिंब -2 होगा, -6 का 1.2 होगा। इसी प्रकार -8 का 2.5 होगा। 2√3 ये चेक करें, यहाँ 2√3 रखें y के स्थान पे, 2√3 -3 रखेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो √3 आएगा। अगर हम y के स्थान पे 2√5 -3 रखेंगे तो 3 से 3 कटेगा और फिर बचेगा 2√5/2, 2 से 2 कटेगा तो 5 आ जाएगा रूट का। इसका इससे संबंध है। अर्थात सप्रांत का कोई भी अवयव जो है वो नहीं छूटेगा जो a से ना जुड़ा हुआ हो, यानी प्रांत से ना जुड़ा हुआ हो। अर्थात सप्रांत के सारे जो एलिमेंट हैं वो प्रांत से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इसका परिसर जो है वो सप्रांत के बराबर हो जाएगा। अतः फलन क्या होगा, आच्छादक होगा। ये तो मैंने बताने के लिए किया है, बाकी हमें लिखना ऐसे है। पुनः माना y एलिमेंट ऑफ R, इसका सप्रांत का एक एलिमेंट लेते हैं ताकि f(x) बराबर क्या हो जाए, y हो जाए। f(x) के स्थान पे हमें मान दिया है 2x - 3 बराबर y। यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया था। 2x बराबर 3 को इधर ले जाएंगे y + 3 और x बराबर मान ज्ञात करेंगे 2 भाग में आएगा y + 3/2। अर्थात y अगर रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो y + 3 भी वास्तविक होगा और 2 का भाग देंगे तो भी वास्तविक संख्या ही रहेगी। अर्थात y एलिमेंट ऑफ R के लिए y + 3/2 एलिमेंट ऑफ R रहेगा। अर्थात x जो है, प्रांत जो है, वो भी वास्तविक संख्या रहेगी। ये हमें प्रांत प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं, अर्थात फॉर ऑल
वाई एलिमेंट ऑफ आर सप्रांत, वाई एलिमेंट ऑफ आर सप्रांत के लिए तब एग्जिस्ट करेगा प्रांत में y+3/2 एलिमेंट ऑफ आर प्रांत, है ना। y एलिमेंट ऑफ आर सह प्रांत के लिए हमने y+3/2 आर प्रांत का सिद्ध कर दिया। इस प्रकार है कि fx बराबर y, fx बराबर y, x का मान कितना है y+3/2, y+3/2 बराबर क्या आएगा, y आएगा। अतः हमने सिद्ध कर दिया कि fx बराबर क्या है, y है। अर्थात सह प्रांत के प्रत्येक अवयव जो है वो प्रांत से जुड़ा हुआ है, अर्थात प्रत्येक सह प्रांत के प्रत्येक अवयव की प्री इमेज विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक होगा। अतः हम कह सकते हैं, देखो सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक होगा। आच्छादक होगा। यदि यह फलन आच्छादक नहीं होता तो अंतरक्षेपी हो जाता। या इस प्रश्न में हमने फलन को एकीकी सिद्ध किया है और उसके पश्चात फलन को आच्छादक भी सिद्ध किया है, अतः फलन एकीकी आच्छादक होगा, जो कि हमें सिद्ध करना है, एकीकी आच्छादक होगा। इस प्रकार हमें 1.2 के प्रश्न करने हैं बेटा, जिसमें एकीकी और बहुएकीकी चेक करना है तथा आच्छादक और अंतरक्षेपी चेक करना है। ये अपनी 1.2 एक्सरसाइज होगी जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये आज की क्लास का PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके बेटा, गुड नाइट।